अभिव्यक्त भाव लोकानुप्रेक्षा में आगे बढ़ने से पहले कुछ आपके जो प्रश्न आए थे जो न्याय संबंधित थे। कल चर्चा चल रही थी कुछ निक्षेपों की। और ये विषय जो है ये किसी भी ग्रंथ के लिए लागू होता है, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा हो या फिर भगवती आराधना हो या फिर और भी कोई प्रश्न हो। देखो, कल और एक चीज कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में आई थी जिसकी हमने तुलना की कि कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में शिवचंद्र महाराज ने टीका लिखते वक्त जो वहां पर बातें बताई सांतर और निरंतर में, सांतर मार्गणा में उन्होंने तीन ही को रखा, देव, नारक और लब्ध पर्याप्तक सम्मूर्छन मनुष्य। ये तीन चीजों को सांतर कहा कि, और उन्होंने ही गोमटसार जीवकांड की तीन गाथाओं का उल्लेख कर दिया अपनी टीका में। और वहां पर सिद्धांत चक्रवर्ती देवीचंद्र महाराज गोमटसार में आठ चीजों को सांतर कह रहे हैं। जब आप स्वयं गोमटसार का उल्लेख कर रहे हो, उसका संदर्भ दे रहे हो, तो वहां पर तो आठ है और आपने तीन ही बताई। तो इसका संबंध कैसे लगावे? क्या आठ में से तीन ही लेने लायक है? पांच ऐसे ही है? आठ की जरूरत है तो आपने आठ क्यों नहीं बताई? इसका जिसकी जैसी चर्चा हमने कल की नहीं की। तो क्या की? क्या फर्क था? फर्क क्या था? डॉक्टर मैना दीदी, आपने हैंड रेस किया है, बोलिए। वंदना भैया जी। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में मेनली उन्होंने उत्पन्न और मरण के हिसाब से, उत्पत्ति और मरण के हिसाब से बताया बहुत है। सुंदर, बहुत सुंदर, और उत्पत्ति की अपेक्षा किया वर्णन। और और इसमें गोमट सर जी में उन्होंने उसको मार्गणा के हिसाब से बताया। मार्गणाओं की अपेक्षा अर्थात जीव की विविध पर्यायों की अपेक्षा से वर्णन किया। तो विविध पर्यायों की अपेक्षा से देखोगे तो वही जीव अलग अलग पर्यायों में अलग अलग दिखेगा, इसलिए वहां पर भेद ज्यादा बन जाएंगे। और उत्पत्ति की अपेक्षा जब आप कहते हो तो वहां पर एक विषय संकुचित होने की वजह से वहां पर उसके भेद कम हो जाएंगे। समझ में आ गई बात? मेरा अगर क्वेश्चन। स्वाध्यायी की चर्चा अगर हमारे यहाँ पर चल रही है, हमारे यहाँ पर स्वाध्यायी की चर्चा चल रही है, मैं एक मिनट, स्वाध्यायी की चर्चा चल रही है, तो अभेद रूप से तो स्वाध्यायी कितने हैं? एक है। और कौन कौन से गांव से आए हैं इस अपेक्षा से, अगर या राज्य से आए हैं, अगर ऐसा मैं कहूं तो ज्यादा से ज्यादा 8 या 10 भेद हो जाएंगे। और में भी 15 भेद हो जाएंगे पूरे भारतवर्ष की अपेक्षा से। जो स्वाध्यायी जुड़ चुके हैं 15 राज्यों से तो जरूर जुड़े हैं, 15 भेद हो जाएंगे। किंतु इनके फिर आगे अगर मान लो वे स्त्री की अपेक्षा, पुरुष की अपेक्षा, उनकी उम्र की अपेक्षा, वस्त्रों की अपेक्षा, चश्मा पहनते कि नहीं पहनते इस प्रकार की पर्याय की अपेक्षा, अगर अलग अलग प्रकार से अगर मैं उनको देखूं तो उसके भेद ज्यादा बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? ज्यादा बन जाएंगे। मतलब जिस प्रकार से आप विवक्षा लगाते हो, ये विवक्षा ही बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और ये विवक्षा अगर हम लोग नहीं समझेंगे तो आगम में क्या कहा है वहां पर उस लाइन में ये समझ में नहीं आएगा। जैसे कल उन्होंने कह दिया, आवश्यक की चर्चा आ गई, भगवती आराधना में आवश्यकों की चर्चा आती है, तत्वार सूत्र में भी आवश्यक की चर्चा आती है, निर्जरा के प्रकरण में, चारित्र के प्रकरण में भी आवश्यक है। अगर मैं किसी रास्ते पर चलने वाले किसी व्यक्ति को मैं पूछ लूं, राह चलते वाले को पूछ लूं, भाई तेरे लिए जीवन में आवश्यक क्या है? शब्द क्या लगा रहा हूं? वही लगा रहा हूं, आवश्यक क्या है। तो वो क्या कहेगा? रोटी, कपड़ा और मकान। हा या ना? मराठी वाला है तो अन्न वस्त्र निवारा इस तरीके से बोलता है वो। उसी चीज को रोटी, कपड़ा, मकान कह दिया। गलत उत्तर है क्या? उसके लिए वो आवश्यक है और बिल्कुल सटीक उत्तर दिया उसने। किंतु यहां पर मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि, ये विवक्षा लगी है क्या? अगर मैं सम्यक दृष्टि की विवक्षा लगाऊंगा तो क्या यही उत्तर आ जाएगा? मोक्ष मार्गी और संसार मार्गी, इनकी अपेक्षा से अगर मैं लगाऊंगा तो मोक्ष मार्गी की अपेक्षा से आवश्यक क्या हो जाएंगे? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये आवश्यक हो जाएंगे। संसार मार्ग के लिए रोटी, कपड़ा और मकान हो जाएंगे। तो दोनों को विवक्षा बदली, उत्तर बदला, अर्थ बदला। अब मोक्ष मार्गी में भी चतुर्थ गुण स्थान वर्ती है और पंचम गुण स्थान वर्ती है।
इसकी चर्चा कर लो। चतुर्थ गुणस्थानवर्ती को तो थोड़ी देर साइड में रखते हैं। पंचम गुणस्थानवर्ती में गृहस्थ भी है और महावृत्ति आरिका माता जी भी है। क्या दोनों के लिए समान चीजें होंगी? आवश्यक गृहस्थ के लिए जो आवश्यक है उसको अभी भी पैसा कमाना है, तभी तो धर्म मार्ग में लगा पाएगा, अपने परिवार को पाल पाएगा। और आरिका माता जी की अपेक्षा से अगर कहेंगे तो उनके आवश्यक और व्रति श्रावक के आवश्यक, दोनों पंचम गुणस्थानवर्ती, दोनों मोक्ष मार्गी, अलग अलग उत्तर आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे। तो इसीलिए यहां पर विवक्षा जानना बहुत जरूरी है कि किस अपेक्षा से कहा गया है। और ये अपेक्षा कथन करने के अलग अलग प्रकार होते हैं। इनको ही कथन करने की पद्धति को क्या कहते हैं? निक्षेप कहते हैं। क्या कहते हैं? निक्षेप। तो इसमें चार प्रकार के निक्षेप तो सबको पता है: नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। इसमें से हम लोगों ने जैसे बच्चों को बेसिक में पढ़ाते हैं आगम, वैसे हम सब लोग उसके अर्थ अर्थ जानते हैं। क्या अर्थ है? नाम मतलब किसी भी गुण विशेष की अपेक्षा ना करते हुए सिर्फ नाम की अपेक्षा से कह देना। किसी का नाम जीवंदर है, किसी का नाम जीव है, किसी का नाम महावीर है, तो क्या वो साक्षात महावीर भगवान है? साक्षात जीवंदर स्वामी है? बस नाम साधर्म्य है, नाम की अपेक्षा से है। समझ में आ गया? ये तो सब लोग जानते हैं। स्थापना, स्थापना को भी सब लोग जानते हैं, स्थापना निक्षेप को, है ना? तदाकार, अतदाकार, ये सारे भेद जानते हो। अब इन दोनों को हटा दो, द्रव्य और भाव को जान लेते हैं। जब द्रव्य और भाव की चर्चा करते हैं तो हमने क्या क्या पढ़ा है? ऐसा नहीं कि हम लोग कुछ नहीं जानते, द्रव्य और भाव निक्षेप के बारे में जरूर जानते हैं। जानते कि नहीं जानते हैं? द्रव्य निक्षेप और भाव निक्षेप को जानते कि नहीं जानते हैं? जानते हैं। चलिए वस्तुपाल जी, आप पहले द्रव्य का बता दो, एक जो भी जानते हो द्रव्य के बारे में, द्रव्य निक्षेप के बारे में, बेसिक जो आपने पढ़ा है। अनम्यूट करना सर। माइक का बटन, हाँ बोल दीजिए। भैया, आज जो भूत और भविष्य की पर्याय को वर्तमान में कहना वो द्रव्य निक्षेप है, और वर्तमान की पर्याय को वर्तमान में कहना वो भाव निक्षेप है। बहुत सुंदर। भूत की अपेक्षा, भविष्य की अपेक्षा जो पर्याय है उसको वर्तमान में डाल करके बोलना, ये द्रव्य निक्षेप हो गया। और वर्तमान पर्याय की अपेक्षा से वर्तमान में कथन करना, वो भाव निक्षेप हो गया। जैसे सेठ जी का बेटा दुकान में आ गया तो नौकर ने क्या कहा? छोटे सेठ जी जी। आ गए। अब वो सेठ अभी तो छोटा है, उसको तो कुछ समझता भी नहीं है, फिर भी उसको सेठ जी कह रहा है, तो ये भविष्य की पर्याय की अपेक्षा से कह रहा है। आया ना? मास्टर जी स्कूल के पश्चात निकल गए, मार्केट में सब्जी खरीद कर रहे। स्टूडेंट ने देख लिया, अपनी माँ को बता दिया, वो हमारे मास्टर जी है। अब मास्टर जी कौन होते हैं? जो पढ़ाते हैं वो मास्टर जी, वो शिक्षक। अभी शिक्षक पढ़ा रहे हैं क्या? वो तो सब्जी खरीद रहे हैं मंडी में, फिर भी उनको मास्टर जी कह दिया। ये भूतकाल की पर्याय को वर्तमान काल में आरोपित करके बता दिया। हाँ या ना? इसको द्रव्य कहते हैं, सब लोग इतना ही जानते हैं। और भाव को वर्तमान की अपेक्षा, वर्तमान जब पढ़ा रहे हैं तब शिक्षक तो पढ़ा जी, अब हम स्वाध्याय कर रहे हैं तो हमारे स्वाध्यायी। और अगर आप रास्ते पे मुझे मिलते हो, कहीं तीर्थ पर मिलते हो, यात्रा में मिलते हो, तो मैं क्या बताता हूँ? ये हमारे स्वाध्यायी है। तो तभी आप स्वाध्याय कर रहे हो क्या? नहीं। और स्वाध्याय करते वक्त मैं आपको स्वाध्याय कह रहा हूं तो ये वर्तमान की अपेक्षा, भाव की अपेक्षा है। इतना तो हम सब जानते हैं, किंतु आगम ने इसी के बहुत सारे भेद किए हैं, अलग अलग अपेक्षाओं के द्वारा बहुत सारे किए हैं। आज हमें उन्हीं को जानना है, और उसी के अंतर्गत आगम और नो आगम आदि शब्द आते हैं। ठीक है? आप सब लोग कॉपी पेन लेकर के तो आए होंगे। आज बहुत अच्छे अच्छे चार्ट बनाने हैं हमको। ठीक है? सिंपल है, किंतु चार्ट बनाना है। और चार्ट बनाते बनाते जब चार्ट के अंत में आ जाएंगे तो ये सारा विषय आपको पता चल जाएगा। ठीक है? तो चार्ट के लिए बड़ा वाला साइज ले लेना,
मतलब अगर कॉपी है तो खोल करके 2 पेज के ऊपर बनेगा, इस तरीके से अच्छी तरीके से बनाओ। सबसे पहले ऊपर लिखना निक्षेप। सबसे ऊपर लिखना निक्षेप। किसकी चर्चा चल रही है? निक्षेप की। और निक्षेप के बारे में क्या लिखेंगे? अलग अलग विवक्षाओं से कथन करने की पद्धतियां। अलग अलग विवक्षाओं से कथन करने की पद्धतियां। ठीक है, अब इस निक्षेप के 4 भेद बना दो नीचे। 4 भेद कैसे बनेंगे? नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव। अब नाम और स्थापना को कम जगह छोड़ना, क्योंकि उसके बारे में कुछ लिखना नहीं हो, आप लोग सब जब जानते हो। द्रव्य और भाव को अच्छी वाली जगह छोड़ना, दूर दूर लिखना उसको। सबसे पहले द्रव्य। द्रव्य के 2 भेद करेंगे अब। द्रव्य के 2 भेद करेंगे। आगम द्रव्य और नो आगम द्रव्य। यहां पर नो का अर्थ ईश, छोटा या सहकारी, इस अपेक्षा से भी होता है। एक प्रधान होता है, एक गौण होता है, तो नो शब्द से गौणता, सहकारिता, दुय्यमत्व बताया जाता है। पर वो आवश्यक होता है, इसलिए बताया जाता है। ठीक है, लिख दिया। आगम द्रव्य और नो आगम द्रव्य, ये द्रव्य के 2 भेद। पहले अब इसको समझ लेते हैं। आगम किसे कहेंगे, नो आगम किसे कहेंगे? अब सबसे पहले तो अपने दिमाग में कुछ परिभाषाएं हैं। आगम, आगम किसे कहते हैं? जिनवानी मां को आगम कहते हैं। ठीक है। और नो, नो कर्म, नो कषाय, ये सारे दिमाग में वो नो के साथ में लगे हुए हैं। पहले उसको खाली कर लो। अब नया ग्रहण करना है। ठीक है। अब यहां पर आगम शब्द का अर्थ क्या है? आगम का ज्ञाता। आगम शब्द को पहले समझ लो। आगम शब्द का अर्थ क्या है? आगम का ज्ञाता। अब यहां पर मिथ्या दृष्टि वगैरह कोई नहीं है, सारा सम्यक दृष्टि का वर्णन चल रहा है। तो ये आगम का ज्ञाता है। जैसे आप आगम के ज्ञाता हो कि नहीं हो? हो। ठीक है। किंतु 4:30 5:45 के बाद जब शाम के भोजन की तैयारी करते हो, तब उस आगम में आपका उपयोग लगता है क्या? कार्तिकेय परीक्षा में या भगवती आराधना जो आपने थोड़ी देर पहले पढ़ी है, उसमें आपका उपयोग लग रहा है क्या? नहीं। अब उपयोग कहां पर है? रोटी, चावल, दाल, सब्जी शाम के लिए बनानी है, उसमें आपका उपयोग लग रहा है। पर उपयोग नहीं लगा, इसका मतलब आपको ज्ञान नहीं है क्या? जब चाहे, अगर निमित्त पा करके आप आगम में अपना उपयोग लगा सकते हो। क्यों लगा सकते हो? क्योंकि आगम का ज्ञान है। मतलब आगम का ज्ञान होना और आगम के ज्ञान में उपयोग लगना, दोनों अलग अलग चीजें हैं। हाँ या ना? हाँ। मतलब आगम द्रव्य किसे कहेंगे? तो आगम द्रव्य आचार्य भगवान कहते हैं जिसको आगम का ज्ञान है, किंतु उसका उसमें उपयोग नहीं है। तो क्या लिखेंगे? उपयोग रहित आगम का ज्ञाता। मैं शॉर्टकट में बता रहा हूं, क्योंकि जगह उतनी रहती है। आप बाद में फिर से इस वीडियो को देख करके, सुन करके अच्छे से बड़े बड़े आप अपने अपने बृहद नोट्स जरूर बनाना, क्योंकि ये विषय नियम से आप 1 महीने के बाद भूल जाओगे। उत्कृष्ट अंतर बता रहा हूं मैं। 1 महीने के बाद आप भूल जाओगे, तो वापस से पढ़ने पर आना चाहिए। क्या लिख दिया? उपयोग रहित आगम का ज्ञाता। तो ये आगम द्रव्य हो गया। अब आगम द्रव्य में बताने जैसी इससे आगे ज्यादा कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो साधारण मनुष्य हो गया। आगम का ज्ञान है, किंतु अब ये बाकी चीजों में संसार में उलझा हुआ है। उपयोग कहाँ लगा है? संसार में लगा हुआ है। अब यहां पर गुणस्थान की अपेक्षा से ले लो तो चौथा वाला भी हो सकता है, पांचवा वाला भी हो सकता है, छठा वाला भी हो सकता है। आया ना? आगम की ज्ञाता तो चौथे, पांचवे, छठे तीनों भी गुणस्थान वर्ती है। किंतु मुनि महाराज भोजन कर रहे हैं,
अगर नमक कम है तो उस समय उनका नमक कम है, इसकी तरफ उनका उपयोग लग गया। अभी ज्ञान में उपयोग है क्या? ज्ञान मतलब कौन सा? आगम के ज्ञान में उपयोग है क्या? वो ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग की चर्चा यहां पर नहीं है। वो तो अगर सम्यक दृष्टि है तो नियम से उसका ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग चलता ही रहेगा। यहाँ पर जिनवानी के जो तत्व, सात तत्व आदि जो है, उसकी तरफ अभी क्या है, रसनेन्द्रिय की अपेक्षा से, इंद्रिय विषय की अपेक्षा से उनका उपयोग लगा हुआ है। या फिर केशलोच चल रहा है, केशलोच चलते वक्त थोड़ा सा दर्द हो रहा है, तो दर्द की तरफ उनका उपयोग लगना, तब उनको क्या कहेंगे? ये क्या कहेंगे? चर्चा किसकी चल रही है? द्रव्य की चल रही है, इसको नहीं भूलना। किसकी चल रही है? द्रव्य की चल रही है। तो तभी वो आगम द्रव्य हो जाएंगे कि नहीं? कौन? वो जीव। आगम द्रव्य कौन हो जाएगा? वो जीव। छठे वाले हो गए। अब पांचवे वाले की क्या कथा? अब जो हमने छठे वाले की बात कही थी वो आर्य का माता जी को भी लागू होती है, भले पांचवे में हो। अब पांचवे वाले में जो आप और हम विशेष बैठे हैं, अनुव्रत लिए कि नहीं लिए? लिए है। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी प्रतिभा ली कि नहीं ली? यहां तक शायद सात तक भी बैठे हैं। ली कि नहीं ली? ली है। तो पहली प्रतिभाधारी जो है वो किचन में काम कर रहा है, दूसरी प्रतिभाधारी भी है, किचन में काम कर रहा है। फर्क इतना ही है कि पहली प्रतिभाधारी का मोबाइल कहां पर है? बेडरूम में है, क्योंकि वो शोध में नहीं है, शोध में खाने का नियम नहीं है, तो जब चाहे रसोई से निकल करके बेडरूम में भाग सकता है। तो वहां पर भूल गया, क्योंकि दूसरी प्रतिभाधारी के ये नहीं रहता है, वो मोबाइल साथ लेकर के चौके पे जाता है। क्यों? क्योंकि शोध के वस्त्र है, वहां से निकल करके फिर बेडरूम में थोड़ी जा सकते हैं, तो उसका वहां पर लेके गया है। फर्क इतना ही कि एक का यहाँ पर, एक का वहां पर है। किंतु वहां पर आप रोटी बना रहे हो और एकदम से मोबाइल की रिंग बज गई, तो पहली प्रतिभाधारी जोर से भागते हुए गया। उसका जो सावधानता है, देख कर चलने वाली बात जो पहली प्रतिभा में है उसके लिए, क्यों? क्योंकि संकल्प हिंसा आदि का वो त्यागी है, अनुव्रती है, तो क्या वो बात पंचम गुणस्थान उसका पल पाएगा वहां पर? मतलब उसका वहां पर वो आगम का जो ज्ञान है उसमें उपयोग लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है। अब दूसरी प्रतिभाधारी को ले लो, उसने रस त्याग कर दिया। किसका? मीठे का। और भोजन स्वयं ही बना रहा है या बहू बना रही है? बहू, आज मेरे मीठे का त्याग है, खीर में चुआरी की पाउडर जरूर डालना। कहा है? आगम का ज्ञान है कि नहीं है? आगम का ज्ञान है कि नहीं है? अरे चार प्रश्न पूछो, पांच प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। किंतु उस समय रसनेन्द्रिय की लोलुपता है कि नहीं, ये कथन करते वक्त। तो दूसरी प्रतिभा धारी का भी वहां पर वो क्या है? आगम द्रव्य है, उपयोग रहित। मुनि महाराज का भी देखा और वृत्ति का भी देखा। अब तो समझ लो फिर चतुर्थ गुण स्थान वृत्ति अवर्ती का क्या हो जाएगा, अवृत्ति का क्या हालत होगा। समझ में आ रही है बातें? क्लियर हो रहा है? तो इस प्रकार से ऐसे जीव को क्या कहा जाएगा? नो आगम द्रव्य, सॉरी, आगम द्रव्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आगम द्रव्य कहलाएगा। तो आप और हम आगम द्रव्य कब बनते हैं? 4:30 पौने 5 के बाद में आगम द्रव्य बन जाते हैं। हाँ या ना? बहुत बढ़िया। समझ में आ गई बात? तो इसका हमने सिर्फ अभी शॉर्टकट पे लिखा है, उपयोग रहित आगम का ज्ञाता। ठीक है, अब चलते हैं नो आगम द्रव्य में। दूसरा, अब नो आगम द्रव्य में क्या क्या चीजें हैं? तो नो आगम द्रव्य के तीन भेद पड़ जाते हैं। नो आगम द्रव्य, क्योंकि नो आगम शब्द का अर्थ क्या होता है? उस जीव के सहकारी। और द्रव्य शब्द लगा है आगे, नो आगम द्रव्य। द्रव्य का अर्थ क्या हो गया? जानता तो है, उपयोग रहित है, वो द्रव्य। द्रव्य को ऐसा क्यों कहा? क्योंकि आगे चल करके कल स्वाध्याय के समय में उसका उपयोग लगने वाला है, अभी नहीं है। फिर भी मैं उसको स्वाध्यायी कह रहा हूं, तो भविष्य क्या, या फिर उसका भूतकाल में लगाता उपयोग, उसकी अपेक्षा से मैं कह रहा हूं। अभी भी मैं उसको सम्यक दृष्टि और ज्ञाता ही कह रहा हूं,
किंतु उपयोग रहित है। समझ में आ गई बात? अब ऐसे जीव को नो आगम द्रव्य जो है, इसका सहकारी कौन होगा, वो सहकारियों की चर्चा जो है वो नो आगम द्रव्य में की जाएगी। ठीक है? आगम द्रव्य में सीधे सीधे जीव की चर्चा, और नो आगम द्रव्य में सहकारी द्रव्यों की चर्चा। अब सबसे बड़ा सहकारी कौन है, क्योंकि चर्चा किसकी चल रही है, आत्मा को जानने वाला भी होना चाहिए, क्योंकि उपयोग रहितता में बहुत सारे आपको निमित्त मिल जाएंगे। उपयोग रहितता करने के लिए, उपयोग से निकल के जाने के लिए बहुत सारे निमित्त मिल जाएंगे। उससे ज्यादा पहले, और आत्मा कौन है, वो आगम का जानकार है। तो आगम को कैसे जान सकता है, आगम को जो जानता है उसके लिए सहकारी निमित्त क्या क्या होंगे। सबसे पहले तो शरीर, बिना शरीर के आगम को जाने को क्या, पढ़ किसके पा रहे हो, पढ़ किसकी सहायता से पढ़ रहे हो, आगम, आंखों के द्वारा। तो आंख क्या है, इंद्रिय, शरीर है कि नहीं है, तो शरीर सहकारी हो रहा है। अभी जो मैं बोल रहा हूं वो आप सुन रहे हो, सुनना कान से हो रहा है, इंद्रिय, फिर से ये शरीर का भाग है या ना। उसके ऊपर चिंतन करोगे मन के द्वारा, फिर वो भाव मन हो या द्रव्य मन हो, द्रव्य मन के आधार से भाव मन है, और इनके द्वारा चिंतन होगा, तो चिंतन होगा तो वो भी शरीर है या ना। मतलब सहकारी सबसे पहले कौन बन जाएगा, शरीर। किंतु शरीर किसका है, ज्ञाता का शरीर है, आगम को जानने वाले का शरीर है। इसीलिए वो शरीर को भी न्यायक कह दिया। सहकारी को, प्रधान जो है, वो गौण को भी प्रधान का उपचार करते हुए, प्रधान को जैसे आप वहां पर न्यायक कह रहे हो, आगम का ज्ञाता कह रहे हो, वैसे ही शरीर को भी आगम का ज्ञाता कह रहे हो। क्यों? क्योंकि उसके निमित्त से ही ज्ञान हो रहा है। सहकार्य होने से जब हम नो आगम द्रव्य की चर्चा करते हैं तो नो आगम द्रव्य को भी न्यायकपना प्राप्त होता है। समझ में आ गई बात? क्लियर हो रहा है? कंसेप्ट क्लियर है? क्योंकि ऐसा कहना उसके लिए विवक्षा है। क्योंकि अगर इसके और अलग तरीके से विवक्षा करेंगे, भैया वो तो पुद्गल है, पुद्गल का और ज्ञान का क्या संबंध है, ज्ञान तो आत्मा का गुण है, तो जानता कौन है, आत्मा, पुद्गल थोड़ी जानता है। अगर ये विवक्षा करेंगे तो शरीर को हम न्यायक कह पाएंगे क्या? नहीं कह पाएंगे। बात सबके समझ में आ रही कल्पना दीदी? तो शरीर को न्यायक, जानने वाला कब कहेंगे और कब नहीं कहेंगे? जब पुद्गल को पुद्गल की अपेक्षा से सिर्फ अकेले को देखेंगे तो जानने वाला गुण उसमें नहीं दिखेगा, किंतु पुद्गल को न्यायक, आत्मा का सहकारी और एक साधन के रूप में जब देखा जाएगा कि उसके निमित्त से ही तो ध्यान कर रहा है, तो साधन की अपेक्षा करते हुए साधन को भी यहां पर प्रदान किया जा रहा है, और उस विवक्षा से शरीर को भी न्यायक कह रहे हैं। इसीलिए नो आगम द्रव्य का पहला भेद बनता है। तीन भेद बनाने हैं, उसके जगह उतनी रखना नो आगम द्रव्य की। तो नो आगम द्रव्य के तीन भेद बनाना नीचे। पहला है न्यायक शरीर। पहला क्या है, न्यायक शरीर। दूसरा है भावी। दूसरा है भावी। भावी, वी पहली, मतलब पहली ई की मात्रा, लघु ई की मात्रा, भावी। और तीसरा है तद व्यतिरिक्त। तीसरा भेद, दो आगम द्रव्य का ही तीसरा भेद, तद व्यतिरिक्त, मतलब इन दोनों को छोड़कर बचे हुए। ठीक है? अब पहले तीनों को समझ लेते हैं। न्यायिक शरीर सबको समझ में आ गई बात? तो न्यायिक शरीर के नीचे लिख लो थोड़ा सा वहां पर, जीव को ज्ञान संपादन में साधन रूप होने की वजह से जीव को ज्ञान ग्रहण करने में सहायक रूप होने या साधन रूप होने की वजह से
ज्ञाता जीव के शरीर को भी न्यायक कहा है। न्यायक अर्थात ब्रैकेट में लिखना जानने वाला, न्यायक शब्द का अर्थ होता है जानने वाला। ठीक है, अभी भाव्य और व्यतिरिक्त को बाद में देखेंगे, पहले न्यायिक शरीर को देखना है। न्यायिक शरीर के तीन भेद हो जाते हैं। न्यायिक शरीर एक सामान्य कथन हो गया, शरीर का अर्थ शरीर, शरीर का अर्थ शरीर, किंतु सारा द्रव्य रूप से चल रहा है। द्रव्य रूप मतलब भूतकाल की अपेक्षा, भविष्यकाल की अपेक्षा वर्तमान में आरोपण करना है। तो शरीर भी कितने प्रकार के बन जाएंगे? तीन प्रकार के शरीर बन जाएंगे। लिखो, भूत शरीर, वर्तमान शरीर, भावी शरीर। न्यायिक शरीर के तीन भेद बन गए। हाँ दीपा दीदी। नहीं नहीं, अनम्यूट करिए, मुझे सब आवाज नहीं आ रही। हाँ। नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव है, पहले चार लिखे हम। तो हाँ द्रव्य के दो भेद, आगम द्रव्य और नो आगम द्रव्य। जी, और नो आगम द्रव्य के तीन भेद है क्या? बिल्कुल, नो आगम द्रव्य के तीन भेद किए, और न्यायिक तीनों शरीर, में से भावी, पहले की चर्चा चल रही, न्यायिक शरीर, भावी और तद व्यतिरिक्त। ठीक है, अर्थात उसमें न्यायिक से न्यायिक शरीर शरीर की चर्चा चल रही है, और उसके तीन भेद। उसके तीन भेद। स्मिता दीदी कुछ पूछ रही है, आप जिनको पूछना है हैंड रेस कर देना, बिल्कुल पूछ देना, कोई बात प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने चार्ट भूत इसका नहीं शरीर, बनाया है, बस मैं आपको समझा रहा हूं, चार्ट इस बार आप लोगों को बनाना है। स्मिता दीदी बोलो। वर्तमान शरीर आणि अजून एक कोणतं शरीर म्हणलं? भूत शरीर, वर्तमान शरीर आणि अजून एक भविष्य शरीर, भविष्यकालीन। भूत, भविष्य। भूत, वर्तमान और भविष्य, तीन काल के तीन शरीर। रेखा दीदी हो हो गया, गया? हो गया। सुनीता दीदी। भैया नो आगम द्रव्य जो है उसकी परिभाषा क्या है? यानी आगम ज्ञाता का सहकारी द्रव्य, जी, यही ठीक है? उपयोग रहित आत्मा का आगम, सहकारी निमित्त। आगम द्रव्य जीव की अपेक्षा कथन है, और नो आगम द्रव्य पुद्गल की शरीर की अपेक्षा से अपेक्षा। वर्णन है। पुद्गल की अपेक्षा वर्णन है, ये समझ लेना पहले। ठीक है, ये अगर चाहिए तो भी लिख सकते हो वहां पर शॉर्ट नोट में, आगम द्रव्य नो आगम द्रव्य जहां पर भेद किए है ना, तो वहां पर और एक टिप्पणी लिख देना, आगम द्रव्य जो भेद है वो जीव की अपेक्षा वर्णन, और नो आगम द्रव्य जो है वो पुद्गल की अपेक्षा वर्णन। अब पुद्गल मतलब सारा का सारा जितना भी लिखा हुआ है, न्यायिक शरीर, भावी, तद व्यतिरिक्त, ये सब कुछ किसकी चर्चा है? पुद्गल की चर्चा चलेगी इस पर, किंतु वो पुद्गल आत्मा का सहकारी है, किसमें? न्याय, ज्ञान को ग्रहण करने में। हाँ प्रमोद जी, खारगर। भैया जी, ये जो गोमतसर कर्मकांड में बताया है, ये सेम चीज है, वही आप बता रहे हैं ना? हाँ देखो क्या है ना, कि ये निक्षेप की चर्चा है मुख्यता से, ये तो आ गया तो वो उसी गंगोत्री से आया है। अब हाँ। इसका उपयोग अब आपने ये बात छेड़ी है, इसके लिए मैं बोल रहा हूं, भगवती आराधना में ये सारी चीजें, आगम द्रव्य, नो आगम द्रव्य, आगम भाव और नो आगम द्रव्य, नो आगम भाव, ये सब किसके साथ लगाया है? सामायिक चतुर, क्योंकि किसी भी विषय को समझने के लिए, किसी भी विषय को किसी भी तत्व को, किसी भी विषय को, किसी भी पदार्थ को समझने के लिए ये चारों निक्षेप है, उसको कथन करने की निक्षेप है। तो आप जीव में ये लगा सकते हो, तत्व में लगा सकते हो, सम्यक दर्शन में लगा सकते हो, आप उसके साथ साथ में ये आवश्यक में लगा सकते हो, और इसी के तो हमको बहुत सारे आगे चल करके, आज आप लोगों को मैं होमवर्क भी देने वाला हूं, एक विषय दे करके, तो उस विषय को इन सभी चीजों में पहले उसके स्केलेटन को तो समझ लो, पहले उसके ढांचे को तो समझ लो, और फिर ढांचे को, उस ढांचे के अनुसार अलग अलग विषय का कथन कर देना, ताकि ये विषय पक्का हो जाए। ठीक है, आज हमने किसका उपयोग लिया? यहाँ पर जीव की चर्चा कर रहे हैं, जीव द्रव्य को, या ज्ञाता जीव, जो ज्ञाता जीव है, उस ज्ञाता जीव की अपेक्षा से वर्णन, हम लोग उसका उदाहरण लेकर के मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है ना? ठीक। चलिए, चंदा दीदी।
वंदन भैया जी, ये 9 आगम के आपने 3 भेद बताए मेरे को। न्यायिक शरीर, भावी और थर्ड वाला कौन सा है? तद व्यतिरिक्त, तद व्यतिरिक्त, द पीछे से। हलंत वाला है, तद व्यतिरिक्त। रोहिणी दीदी, वंदना भैया, 9 आगम की व्याख्या फिर से बताओ प्लीज। दीदी आवाज नहीं आ रही आपकी। 9 आगम की व्याख्या फिर से बताना प्लीज। नो आगम की व्याख्या, हाँ, नो आगम की व्याख्या अर्थात सहकारी। सहकारी। नो शब्द जो है वह सहकारी की अपेक्षा है, साधन की अपेक्षा है। लेकिन आपने बताया पहले, अब उपयोग रहित। परिभाषा ऐसे मैंने कुछ खास नहीं बताई, इसको समझ करके चलना है, सब परिभाषा अपने आप बन जाएगी। कुसुम दीदी, कलकत्ता। वंदना भैया जी, ये हम सम्यक दृष्टि ज्ञाता की चर्चा कर रहे हैं ना? अब ज्ञाता है, ज्ञाता तो समस्त जीव ही है, कुछ न कुछ ज्ञाता बिल्कुल है। बहुत अच्छी बात है, ये सम्यक हाँ। दृष्टि ज्ञाता की चर्चा चल रही है। आप हाँ। मिथ्या दृष्टि ज्ञाता की भी चर्चा कर सकते हो, हाँ, मतलब जीव जैसे द्रव्य की, जीव द्रव्य की चर्चा कर सकते हो। जिस समय और जब ये जब ज्ञाता, यहाँ पर अभी तक क्या है ना, कभी कभी बीच बीच में आपको मैं सम्यक दर्शन के और मोक्ष मार्ग के उदाहरण दे रहा हूं, किंतु ये जो चर्चा चल रही है खाली जीव द्रव्य की चर्चा है, जी ये जीव द्रव्य की चर्चा है। ठीक। लीला दीदी, लीला दीदी अनम्यूट करें जल्दी से। वंदना भैया जी, ये कुसुम जो दीदी आपने मुंबई भेद तैयार रहे, हाँ बोलिए। जो आपने भेद के नाम बताए हैं, तो इनको भूत भविष्य वर्तमान करके नाम दिए जा सकते हैं? देखो, मैंने भूत को पहले क्यों लिखा है, वो भूतकाल है, बीच में वर्तमान काल की, उसके बाद आता है और बाद में भविष्य आता है, इसलिए भूत वर्तमान भविष्य रख दिया हमने। हाँ, तो वो जो आपने वो जो कठिन वाले जो उनके भेद के नाम बताए हैं, तो वो ये नाम दे सकते हैं क्या उनको, भूत भविष्य कौन वर्तमान? से कठिन वाले बताए मैंने? जो व्यतिरेक पता नहीं क्या लास्ट में क्या बोला अरे है वो तो उनको उससे अपेक्षा से देखना, ये भूत भविष्य वर्तमान किसका है? ये तो न्यायिक शरीर के भेद है, हाँ, तद तो इन्हीं व्यतिरिक्त के के तो भेद नाम अलग आपने हो अलग जाएंगे, बताए हैं। तद व्यतिरिक्त के भेद अलग हो जाएंगे आगे। नहीं, आपने इन्हीं के तो नाम अलग बताए हैं ना, ये जो भेद है। मैंने अभी जो आपको नाम बताया है, भूत वर्तमान और भविष्य, ये न्यायिक शरीर के 3 भेद है, उसकी चर्चा अभी बाकी है। अभी आपको सिर्फ नाम लिखना है, मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ आप लिख लो पहले, ठीक है? ओके, बाद में आपकी जिज्ञासाओं को शांत करूंगा। ठीक है। कुसुम दीदी मुंबई। वंदना भैया जी, ये कौन सी प्रणुनाम है? ये प्ररूप नाम में नहीं है, इसका वर्णन, निक्षेप का वर्णन जो है तत्वार सूत्र सर्वार सिद्धि की पहली अध्याय में हम लोगों ने लिया था। पहली अध्याय सर्वार सिद्धि के। सर्वार सिद्धि पहली अध्याय का पीडीएफ जो है उसमें मिल जाएगा आपको, तो वहां पर थोड़े बहुत चार्ट बने हैं, किंतु इतना डिटेल्स में नहीं बने जितना मैं अभी बना रहा हूं। वो तो बना क्योंकि रहे हैं। आज क्योंकि आज भी मैं पूरे 100% में नहीं जाऊंगा, क्योंकि आपको अभी जितना जरूरत है, क्योंकि नहीं तो कंफ्यूजन बहुत हो सारा हो जाता है। सर्वार सिद्धि के समय जितना चाहिए था उतना दे दिया, उस बेसिस पर आज अगला पड़ाव है, जिसकी वजह से आप भगवती आराधना के चतुर्विंशति स्तव वगैरह को आप पढ़ सकोगे, और इसके आगे जब न्याय पढ़ेंगे तब उसके साथ में बचा हुआ ज्यादा नहीं, 10% बच जाएगा, आज 90% तक तो मैं आपको दे ही रहा हूं, ठीक है? अब सिर्फ वही लोग हाथ ऊपर करे जिनको सुन करके ठीक से शब्द नहीं समझ में आए, इसको क्या उसको क्या कहना, ये अपने आप समझ में आएगा, क्योंकि इसमें समय बहुत जाता है, और अच्छी तरीके से उपयोग लगा करके आप सुने, ताकि वही वही चीज बार बार ना पूछनी पड़े। स्तुषा खेलकर दीदी बोलिए। वंदना भाई जी, वो 9 आगम द्रव्य का सेकंड वाला क्या भेद है? भावी, न्यायिक शरीर, उसके बाद न्यायिक शरीर के बाद में भावी। भावी। ठीक देखो है। एक बात समझ लेना, न्यायिक शरीर के 3 भेद जो बता दिए, उसमें भी वर्तमान, भूत, वर्तमान और भविष्य, इस प्रकार से शब्द आ गए, उसको भी भावी कह सकते हो, मतलब भावी न्यायिक शरीर, ऐसा उसका अर्थ होगा। भूत न्यायिक शरीर, वर्तमान न्यायिक शरीर और भावी न्यायिक शरीर, ये अर्थ हो गया, ठीक है? और उसके बाद नो आगम द्रव्य का दूसरा भेद का नाम भी भावी है, उसको क्या कहेंगे? भावी नो आगम द्रव्य कहेंगे। तो भावी भावी दोनों जगह पर आने की वजह से वहां पर कंफ्यूज नहीं करना, 2 जगह पर भावी शब्द आ गया, एक भावी न्यायिक शरीर है, दूसरा भावी क्या है? नो आगम द्रव्य है। और इसको ज्यादा बार वो सुनोगे ना, तो जो अर्थ आप लोगों ने ग्रहण किया है, भावभाषा ग्रहण किया, वो भूल जाओगे, इसलिए
अभी पहले भाव वासना के ऊपर ध्यान देना, ये महत्वपूर्ण है। चलो आगे। तो अब पहले इस कंसेप्ट को समझ लो। ये जो न्यायक है, ये जो न्यायक आत्मा है, न्यायक शरीर जो है, ये न्यायक शरीर भूतकाल की अपेक्षा, वर्तमान की अपेक्षा और भविष्य की अपेक्षा। मतलब भूतकाल कौन सा? ये जीव पिछले भव में ज्ञाता था कि नहीं था? ज्ञाता था कि नहीं था? था। तो वो भूतकालीन शरीर हो गया, उसका भूतकालीन पर्याय का शरीर भूतकालीन शरीर, वर्तमानकालीन शरीर का वर्तमानकालीन शरीर, और भविष्य का पर्याय का भविष्यकालीन शरीर। ये तीनों भी शरीर, भूतकाल का भी शरीर, वर्तमान काल का भी शरीर और भविष्य काल का भी शरीर, जीव को ज्ञान ग्रहण करने में साधनभूत है कि नहीं है? अगर मान लो पिछले भव में मनुष्य था, तो मनुष्य का शरीर भी उसको ज्ञान ग्रहण करने में आवश्यक साधन था। अब देवगति में है, तो देवगति में भी तो ज्ञान ग्रहण कर रहा है वो, हा या ना? कर रहा है। और यहां से हाय हाय करके मर के मान लो एक इंद्रिय में चला गया, बादर वनस्पति बन गया, पेड़ बन गया, तो पेड़ को भी तो सूक्ष्म इंद्रिय है कि नहीं? पहले सूक्ष्म मतलब एक ज्ञानेन्द्रिय है कि नहीं उसको, स्पर्श इंद्रिय। तो स्पर्श इंद्रिय के माध्यम से ज्ञान ग्रहण कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो वहां पर भी उस पर्याय में भी उसके पास उसका जो भविष्यकालीन न्यायिक शरीर है वो उसके ज्ञान ग्रहण करने में साधन बना हुआ है। समझ में आ गई बात? इस अपेक्षा से भूतकालीन, वर्तमानकालीन और भविष्यकालीन, ये त्रिकालवर्ती पर्याय की अपेक्षा से वर्णन है। अब वहां पर लिख दो, जहां पर आपने उसके 3 भेद किए हैं और जो डंडी लगाई है उसके ऊपर लिख दो, एक जगह पर, उसकी जगह पर त्रिकालवर्ती संसारी पर्यायों में त्रिकालवर्ती संसारी पर्यायों में ज्ञाता जीव का शरीर ज्ञाता जीव का शरीर ज्ञान ग्रहण करने के, ज्ञान ग्रहण करने का साधन होता है। ये विवक्षा है और इस विवक्षा से ये 3 भेद बन गए। समझ में आ गई बात? चलिए, हाँ अब, हाँ हेमांगी दीदी। भैया यहाँ जब सम्यक दृष्टि की चर्चा है ना, तो फिर ज्ञान भी सम्यक ज्ञान की सम्यक अपेक्षा से दृष्टि नहीं के ऊपर आप इसको घटित कर सकते हो। यहां तो जनरल जीव की चल रही है, तो सम्यक दृष्टि के ऊपर अच्छा। कर लो। अगर सम्यक दृष्टि का आज का शरीर कौन सा है, मान लो कल का है, जैसे विवर्धन कुमार आदि कहां से आए? निगोद से आए थे, ठीक है। उसकी जगह पर आज हम लोग को तीनों में भी अगर सम्यक दर्शन लेना है तो संगी पंचेंद्रिय की अपेक्षा से लेना पड़ेगा। तो आज मान लो मैं यहां पर हूं, तो मैं सम्यक दृष्टि हूं। सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान की साधना में मुझे ये साधन रूप है मेरा शरीर, तो अभी की वर्तमान पर्याय में तो है। अब यही मैं जब देव देव पर्याय में जाऊंगा तो ये मेरी पर्याय भूतकालीन पर्याय हो जाएगी। अब देव की पर्याय में भी मैं सम्यक दृष्टि हूं। मान लो मैं सर्वार्थ सिद्धि जा रहा हूं, मुश्किल है, मैं सर्वार्थ सिद्धि अगर मान लो जा रहा हूं, तो सर्वार्थ सिद्धि में जाऊंगा तो भी मेरा शरीर वहां पर ज्ञान ग्रहण करने में साधन बना हुआ है। तो इसलिए वो वहां का वर्तमान काल, और वहां से एक भवावतरी होकर के यहाँ पर आऊंगा फिर मनुष्य में, तो मनुष्य में आकर के फिर से मैं ज्ञान ग्रहण जो करूंगा वो किसके आधार पर करूंगा? इसी शरीर के आधार पर करूंगा। शुक्ल ध्यान कौन से आधार पर ग्रहण करूंगा? क्योंकि शुक्ल ध्यान शुद्ध ज्ञान के लिए है, और शुद्ध ज्ञान का किसके आधार पर ग्रहण करूंगा? इसी शरीर के आधार पर ग्रहण करूंगा। समझ में आ गई बात है? मतलब एक सम्यक दृष्टि की अपेक्षा से लगा दो तो भी आपको भूत भावी भविष्य ये जो है ये बिल्कुल आपको समझ में आए, क्योंकि साधनभूत होने की वजह से ये शरीर भी न्यायक कह दिया। यह महत्वपूर्ण बात है, ठीक है। अब चर्चा चलती है इसमें से भूतकालीन न्यायक शरीर की। किसकी चलती है? भूतकालीन न्यायक शरीर की।
क्योंकि भूतकालीन का मतलब है मैंने पिछली पर्याय में मेरे शरीर को कैसे छोड़ा। भूतकालीन पर्याय को छोड़ोगे तभी तो वर्तमानकालीन पर्याय में आओगे ना। समझ में आ रही है बातें? तो पिछला शरीर कैसे छोड़ा? अब बोले कैसा छोड़ा, मतलब मरण करके छोड़ा। हाँ, मरण करके ही तो छोड़ा। फिर तू मरण कौन सा वाला किया? सबसे पहली बात है, अपनी आयु को पूर्ण करके मरा। जैसे देव या नारकी, अपनी आयु को पूर्ण किया। कोई कदली घात है क्या? अकाल मरण है क्या? नहीं है। मतलब आयु कर्म खिरते 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 अंतिम निषेक खिरा और मरण हो गया, मैंने शरीर छोड़ा। ऐसे शरीर को क्या कहेंगे? शुद्ध शरीर कहेंगे। कौन सा कहेंगे? शुद्ध हो गया। देखो बहुत बार वो स्वर्ग से च्युत हो गया ऐसा कहते हैं। तो स्वर्ग से च्युत क्यों हो गया? चावित क्यों नहीं हुआ? तख्त क्यों नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि वो अकाल मरण से नहीं मरा, ना ही वो समाधि मरण से मरा है। वो अपने आयु को मर करके स्वकाल मरण को प्राप्त किया, उसको च्युत कहते हैं। च, उसको च आधा, उसको य को पहले ऊ की मात्रा, चु और तलवार का। ठीक है, लिख लो। अब किसके भेद बता रहा हूं पहले समझ लो। शरीर कैसे पहले छोड़ा? च्युत होकर के, मतलब स्वकाल मरण से। दूसरा है कोई अकाल मरण से भी तो मरण शरीर छोड़ता है, कदली घात से अकाल मरण से भी तो छोड़ता है। ऐसे शरीर को चावित शरीर कहते हैं। च आधा, य आ की मात्रा, व पहले ई की मात्रा और चावित। और तीसरा है, तीसरा कौन सा है? त्यक्त। त्यक्त मतलब छोड़ा हुआ। समझ लो दीपा दीदी पहले। तीसरा कौन सा है? त्यक्त। त्यक्त मतलब मैंने शरीर को छोड़ा। शरीर को कब छोड़ा जाता है? संलेखना समाधि मरण में छोड़ा जाता है। ठीक है, तो ये तीनों के भेद लिखो पहले। किसके है ये? भूत न्यायक शरीर के तीन भेद बता रहा हूं मैं। शुद्ध, चावित, चा नहीं चिया, च को यह है चावित। और तीसरा है त्यक्त। त को त आधा य पूरा और क आधा त पूरा, त्यक्त। क्लियर है ये? अरविंद जी ठीक जा रही है गाड़ी? बहुत बढ़िया। अब ऐसा तो नहीं लग रहा ना कहा मैंने इनको प्रश्न पूछा और कितना लंबा चौड़ा मिल रहा है। चलो अब त्यक्त को सुनते हैं। भगवत, हाँ मन मैना दीदी। च्यावित का क्या अर्थ बताया आपने? शावित मतलब जिसका कदली घात मरण अकाल मरण होकर के शरीर छूटा, अकाल मरण। वो वाला। अब देखो मैं सारी चीजें फिर से अब आप अपने हिसाब से लिख लेना। चलो अब त्यक्त की चर्चा करते हैं। त्यक्त मतलब छोड़ा हुआ। अब भगवती आराधना में तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया है कि किस प्रकार से, तीन प्रकार से मशीन शरीर को छोड़ा जाता है। कौन सा है? प्रायोपगमन विधि से, इंगिनी मरण से और भक्त प्रत्याख्यान विधि से। तो ये तीनों भेद किसके हो जाएंगे? त्यक्त न्यायक शरीर के हो जाएंगे। त्यक्त भूतकालीन न्यायक शरीर के हो जाएंगे। ठीक है, लिखो अब त्यक्त के तीन भेद करो। कॉपी में जगह है ना? क्या दूसरी कॉपी पे पहुंच गए? हाँ है, इसलिए बड़ा वाला पेज बताया था हमने। ये चार्ट मैंने आज तक नहीं बनाए थे इतने डिटेल्स में, सिर्फ पढ़ा हुआ है। आपको बता रहा हूं, आपको चार्ट बना करके दिखाने हैं। ठीक है, चलिए। तो लिखा क्या? त्यक्त के तीन भेद कर लो। त्यक्त के तीन भेद कर लो। क्या है? प्रायोपगमन, इंगिनी
इसको विधान कहते हैं, प्रायोपगमन विधान। क्या भेद करेंगे? प्रायोपगमन विधान, विधान मतलब विधि। अगर विधान शब्द कंफ्यूजिंग है तो विधि लिख देना, प्रायोपगमन विधि। ये पहला भेद हो गया त्यक्त शरीर का। दूसरा इंगिनी विधि, और तीसरी भक्त प्रत्याख्यान विधि। बस इसके और आगे भेद नहीं करेंगे अभी, आज तो नहीं करेंगे कुछ इसके। ठीक है, स्मिता दीदी प्रश्न है? नहीं, ठीक। चलिए, बहुत बढ़िया। तो ये न्यायक शरीर की अपेक्षा से वर्णन देख लिया। न्यायक शरीर को न्यायक क्यों कहा? न्यायक शरीर को न्यायक क्यों कहा? जबकि ज्ञाता होना ये जीव का स्वभाव है, पुद्गल को न्यायक क्यों कहा? हेमांगी दीदी। उस जीव को ज्ञान कराने में साधन रूप है, सहायक बहुत रूप। बढ़िया। ये मिथ्या दृष्टि के भी हो सकता है और सम्यक दृष्टि के भी हो सकता है, वृत्ति के भी हो सकता है और अवृत्ति के भी हो सकता है। चलिए, बहुत बढ़िया। रविंद्र जी, अच्छा, जिनके अब प्रश्न है उतने ही हैंड रेज रखो, बाकी के हैंड रेज निकाल दो। कनक माला दीदी, चलो बहुत बढ़िया, हो गया यहां तक। अब चलते आगे। अब वहां पर नो आगम द्रव्य का न्यायक शरीर पहला भेद हम लोगों ने कर लिया। अब भावी नो आगम द्रव्य का जो दूसरा भावी ऐसा भेद था, उस भावी भेद को जानते हैं। सब लोग भावी तक पहुंच गए? कहां पर है, मिल रहा है क्या? इतना सारा गद्दल जो पेपर पर किया होगा उसमें से भाभी को ढूंढो, कहां पर है। वो भाभी के पास चले जाओ। भाभी नहीं, भाभी बोला है मैंने, भाभी जी को याद मत करना, भाभी। चलो, अब पहले इसको समझते हैं। अब यहां पर मुख्यता से आगम ज्ञाता उदाहरण लेने के लिए, आगम ज्ञाता उदाहरण लेने के लिए मैं मनुष्य गति के जीव का उदाहरण लेता हूं। आगम का ज्ञाता मनुष्य गति में जिस प्रकार से हो सकता है, वैसे बाकी गतियों में हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। सोच करके देखो। देवगति में हो सकता है, देवगति में हो सकता है, किंतु देवगति में मनुष्य गति इतना हो सकता है नहीं, केवल ज्ञान की अपेक्षा है। हाँ, है ना? तो इतना ज्ञान वहां नहीं हो सकता जितना मनुष्य गति में हो सकता है। तो यहां पर आचार्य भगवान कह रहे हैं, ऐसा जीव, कौन? ऐसा जीव जो मनुष्य बनने के सन्मुख है, ऐसा जीव जो मनुष्य बनने के सन्मुख है, उसे नो आगम द्रव्य का भावी ये भेद कहा जाएगा। कौन है? जो मनुष्य बनने के सन्मुख है। सन्मुख का अर्थ समझते हैं? अब वहां पर मरण करके मनुष्य बनने वाला ही है, तो वो जीव जो है वो यहां पर कह रहे हैं। अब आचार्य भगवान ने सर्वार्थ सिद्धि में इसके बारे में बहुत सुंदर टिप्पणी लिया है। वहां पर प्रश्न उठा, क्या प्रश्न उठा? अब जीव सामान्य की अपेक्षा, जब सामान्यता से अगर जीव को देखेंगे, इन जनरल देखेंगे, अभेद रूप में जब देखेंगे, तो नो आगम भावी जीव, ये तो बात बनती नहीं, क्योंकि जीव जीव है। ऐसा कौन सा द्रव्य है कि जो जीव बनने जा रहा है, जीव ही तो जीव बनेगा, पर्याय बदलेगा। इसका मतलब क्या हो गया? ये भावी जो भेद बताया जा रहा है, ये भावी नो आगम द्रव्य जो भेद है, ये मुख्यतः पर्यायार्थिक नय से लेना है, पर्याय की अपेक्षा लेना है। मतलब क्या? जो अभी दूसरी गति में विद्यमान है, जो दूसरी गति में विद्यमान है, उसे अज्ञायक जीव कहा। देखो, विवक्षा बदल रही है। पहले भूत भविष्य और वर्तमान की अपेक्षा जब शरीर की अपेक्षा लगाया था, तो भूतकालीन शरीर को भी न्यायक कह दिया, क्योंकि उस पर्याय में उसने साधन रूप है करके। अब यहां पर क्या कह रहे हैं? यहां पर वो कह रहे हैं वो अज्ञायक है। अज्ञायक क्यों है? वो दूसरी गति में विद्यमान है। अब ये मनुष्य भोग की अपेक्षा, पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा से ये वर्णन है। क्लियर हो गई बात? समझ में आ रही बात? क्योंकि आप ऐसी पर्याय में, चूंकि चर्चा ज्ञान की चल रही है, चूंकि चर्चा ज्ञान की चल रही है, ज्ञान की चर्चा क्यों चल रही है? क्योंकि जीव द्रव्य की चर्चा है, और जीव द्रव्य की चर्चा ज्ञान और दर्शन से ही तो पूर्ण होगी।
जीव द्रव्य की चर्चा ज्ञान और दर्शन से पूर्ण होगी। दर्शन किसे जानता है? दर्शन किसे जानता है? स्व को जानता है। और ज्ञान किसे जानता है? स्व और पर दोनों को जानता है। तो पर को भी जब जानना है तो पर को जानने में पर की भी सहायता लगेगी कि नहीं लगेगी? और इन सबको संपूर्णता से कहां पर जाना जाएगा? कौन सी पर्याय में जाना जाएगा? तो मनुष्य भव में पर्याय में जाना जाएगा। इसका मतलब है मनुष्य भव की पर्याय जो है वो उत्कृष्ट ज्ञान की पर्याय है, और उत्कृष्ट ज्ञान मतलब जीव की उत्कृष्ट पर्याय है। केवल ज्ञानी जीव और मतिश्रुत ज्ञानी जीव, केवल ज्ञानी मनुष्य और कौन सा ज्ञान? अवधि ज्ञानी, नारकी और देव। ज्यादा ज्ञानी कौन लग रहा है? केवल ज्ञान है तो संपूर्ण ज्ञानी कहेंगे कि नहीं कहेंगे? मतलब बाकी की गतियां मनुष्य गति के सामने अज्ञायक हो गई। किसकी अपेक्षा? केवल ज्ञान की अपेक्षा, संपूर्ण ज्ञान की अपेक्षा। समझ में आ रही बातें? इसलिए आचार्य भगवान उसको यहां पर दूसरे गति में विद्यमान जीव को अज्ञायक जीव कह रहे हैं। और ऐसा अज्ञायक जीव जब न्यायक बनने के सम्मुख हो, मनुष्य बनने के सम्मुख हो, तब वो मनुष्य भावी जीव कहलाता है, भावी नो आगम जीव कहलाता है, भावी नो आगम कहलाता है। समझ में आ गई बातें? हाँ दीपक जी। जब बार बार मनुष्य का ही जन्म मिलता है तो दूसरे गति का प्रॉब्लम ही नहीं आता, तब वो तो यहां पर वो दूसरा चर्चा नहीं चलेगी, क्योंकि सारी पर्याय को सभी प्रकार के नो आगम द्रव्य की अपेक्षा से कथन किया जाएगा, ये जरूरी नहीं है। जब आपके स्वाध्यायों में एक भी स्वाध्यायी चश्मे वाला है ही नहीं है, तो क्या आपके स्वाध्यायों का चश्मे की अपेक्षा से वर्गीकरण किया जाएगा? तो दूसरे किंतु पर्याय में चश्मे की अपेक्षा से जीवों का वर्णन होता है कि नहीं होता है? किंतु जहां पर वो उपयुक्त होगा, जहां पर वो कर सकते हैं, वहां पर उनका अस्तित्व है, वहीं पर उसका वर्णन किया जाएगा। इसका मतलब है सब जगह पर इनमें से सारी चीजें बैठ जाए, ये जरूरी नहीं है। जैसा आपने उदाहरण लिया, मनुष्य से मनुष्य में आ रहा है, तो मनुष्य तो पहले से न्यायक है, फिर से न्यायक बनने जा रहा है, तो भावी भेद वहां पर घटित नहीं होगा। या फिर घटित करेंगे तो किसकी अपेक्षा से करेंगे? फिर आपको और सूक्ष्मता में, गहराई में उतरना पड़ेगा। स्वयं की अपेक्षा करेंगे क्या? हाँ, मान लो कि पहला मतिश्रुत ज्ञानी था, अब मनोपरीय ज्ञानी बनने जा रहा है, अब अवधि ज्ञानी बनने जा रहा है। इस अपेक्षा से और सूक्ष्मता में लेके जाकर के उसको और न्यायक बनाने की अपेक्षा से देखना पड़ेगा। ठीक है? तो अज्ञायक से न्यायक बनना, इस अपेक्षा से भावी नो आगम द्रव्य की चर्चा चलेगी। क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया। कुसुम दीदी कलकत्ता, बोलिए। भैया आप लोग वहां पर, बाकी लोग जो है लिखना चालू करो वहां पर, भाभी के सामने लिखना चालू करो। भैया जी ये जरा सा छूट गया मेरा, एक सेकंड के लिए कोई जरूरी कॉल आ गया था। ये बोलिए। भक्त प्रत्याख्यान विधि बताने के बाद में भावी नुआगम शरीर के बारे में बता रहे थे, भाभी के बारे में जो मैं वही बता बता रहा रहे हूँ। थे, गतियों की अपेक्षा बता रहे थे, अपने केवल ज्ञान अब की अपेक्षा ऐसी मनुष्य। गतियां, जो गतियां मनुष्य की अपेक्षा से अज्ञायक कही गई है, आज्ञायक, अज्ञायक कही गई है, मनुष्य की अपेक्षा, मनुष्य की अपेक्षा, क्योंकि मनुष्य केवल जो है ज्ञान की अपेक्षा। वो, हाँ, मनुष्य से केवल ज्ञान संपूर्ण न्यायक बन सकता है, उसकी जी। अपेक्षा से बाकी गतियों को यहाँ पर अज्ञायक कहा है। तो इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं जो जीव अभी दूसरी गति में विद्यमान है, लिख लो, भावी की परिभाषा लिख लो, जो जीव वर्तमान पर्याय में दूसरी गति में विद्यमान है, जो जीव वर्तमान पर्याय में दूसरी गति में विद्यमान है, वह मनुष्य गति की अपेक्षा अन्यायक कहलाता है। हिंदी वाले अज्ञायक कह लेना, संस्कृत वाले अज्ञायक कह लेना। अज्ञायक कहलाता है।
ऐसा जीव, ऐसा जीव ऐसा जीव मनुष्य गति पाने के जब सन्मुख होता है, ऐसा जीव मनुष्य गति पाने के जब सन्मुख होता है, तब उसे भावी नो आगम द्रव्य कहते हैं। अब ऐसे ही देखो, अब सम्यक दर्शन की अगर आप चर्चा करोगे इस विषय की अपेक्षा से, तो मिथ्या दृष्टि जीव जो सम्यक दर्शन को पाने के सन्मुख है, वो भावी नो आगम द्रव्य कहलाएगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, मैंने शायद पहले कही आपको, भावी के वी की पहली अगर इकार कही दी हो तो भावी में दूसरी ई आती है, दीर्घ ई आती है, ये भी जरा ध्यान रखना। शायद मैंने बोलते बोलते में पहली ई बोली तो मुझे एकदम से याद आ गया। रेखा दीदी, आपका प्रश्न। अभी मनुष्य गति के, मनुष्य बनने के सम्मुख यानी कि हम लोग नारकिया और देव में भी आए, ऐसा समझेंगे तो भी चलेगा? बिल्कुल, क्यों नहीं, अब चलेंगे। हाँ, चारों गति के जीव जो मनुष्य में आने के लिए, बट मनुष्य से मनुष्य में आना है तो और भी उसका उत्थान हो रहा है, उसकी अपेक्षा से आएगा। ठीक, चलो प्रबोध जी पूछिए, उसके बाद नीलम दीदी, फिर पूर्णिमा दीदी। भाभी में आपने अभी क्या कहा, छोटी ही रहेगी बड़ी ही रहेगी? बड़ी ई, बड़ी ई, बड़ी ई, भावी। नीलम दीदी। वंदना भैया जी, यह क्या द्रव्य मंगल के भी भेद है क्या? मैंने एक बार द्रव्य मंगल बहुत बढ़िया, आप लोगों ने इसको मंगल के साथ भी आपने जोड़ के इसको देख सकते हैं। ये मंगल के भी इसी प्रकार से भेद हो जाएंगे। नो आगम द्रव्य मंगल, आगम द्रव्य मंगल, इस अपेक्षा से मंगल के साथ भी ये लगा सकते हो। ठीक है, जीव भी मंगल, जीव का शरीर भी मंगल, इस अपेक्षा से लगा सकते हैं। पूर्णिमा दीदी। प्रभु जी एड्रेस निकाल देना। हाँ ठीक, पूर्णिमा दीदी। हाँ, ये आपने अभी बताया था नुआगम द्रव्य में भावी का लिख लेना, तो क्या लिखना था उसके लिए एड्रेस करा? कौन बताएगा? अभी अभी आपने लिखा है ना? हाँ, मैंने जो लिखा है वो कौन बताएगा? चंदा जवारिया दीदी बोल दीजिए। मैं बोलूं, मैंने लिखा है, उसके पहले एड्रेस कर बोल। जो जीव वर्तमान पर्याय में, भावी की परिभाषा लिख दी ना? हाँ, चंदा दीदी बोल दो। हाँ, जो जीव वर्तमान पर्याय में दूसरी गति में विद्यमान है, वह मनुष्य गति का, मनुष्य गति की अपेक्षा अन्याय कहलाता है। चंदा दीदी अन्याय कहा कर रही हो? अन्यायक, अज्ञानी बोल दो। अन्यायक मतलब अज्ञानी। सीधे अगर शब्द समझ में नहीं आ रहा तो अपनी भाषा में लिखो। भगवान ने 18 महाभाषा और 700 लघु भाषा इसीलिए तो बताई है। जिसको भोजपुरी समझते हो भोजपुरी में लिख लेना, जिसको अवधि समझते अवधि में समझना। चलिए, बहुत बढ़िया, ठीक है पूर्णिमा दीदी। एक दो लाइन और बाकी रह गई। हाँ, ऐसा जीव मनुष्य गति के, बोलो आगे। ऐसा जीव मनुष्य गति के पाने के जब सन्मुख होता है, तब उसे भावी नो आगम द्रव्य कहते हैं। ठीक है दीदी, पूर्णिमा दीदी क्लियर है? चलिए, अनम्यूट करो, आप जो बोल रहे समझ में नहीं आया। कर्मकांड की गाथा नंबर 66 में सेम यही वाला है। अच्छा, मतलब मैं जो बता रहा हूँ कर्मकांड की अपेक्षा से बता रहा हूँ कि मैंने जो कहा वही कर्मकांड में लिखा है। 66 नंबर की गाथा है। नहीं, आप एक क्लियर कर लो, जो कर्मकांड में लिखा है वैसा मैं कह रहा हूँ कि मैं जो कह रहा हूँ वो कर्मकांड में लिखा है? नहीं, ऐसा ही है। ऐसा मतलब मेरे क्या? पास बना हुआ, मैंने निकाला। अच्छा, दीपा दीदी को समझ में आ रही बात। दीपा दीदी जरा बताना कौन सा वाला ठीक है।
जो आपने कहा है वो कर्मकांड में जो है वो आप बता रहे हैं। अच्छा हो गया आपने बता दिया, मेरी आप गलतफहमी दूर हो आप गई। बता नहीं, आप बता रहे बोल के कर्मकांड नहीं बता रहा, हाँ, कर्मकांड की भाषा आप बता रहे हैं। बहुत बढ़िया हो गया, आपने मेरी दुविधा दूर कर दी। चलो, बहुत बढ़िया। अच्छा, कुसुम दीदी कलकत्ता प्रश्न पूछो, जिनके हो चुके हैं आपने अपने हैंड रेज नहीं, हटा दो। प्रश्न नहीं है भैया जी, हम बोलते हैं कर्म कांड जी में तो कितनी बार पढ़ लिया, कुछ समझ में नहीं आया, आज ही आपके समझाने से समझ में आ रहा है। देखो देखिए, चर्चा करते करते हम लोग जब उसके उदाहरण लेते हैं अलग अलग तरीके से और अपनी भाषा में जब लिखते हैं ना, तो ये कभी भूलता नहीं। और इसीलिए आज का क्लास मैंने सोचा चलो भाई इस प्रकार से होना चाहिए, ठीक है ना। बहुत अभी बात तो पढ़ हमें चुके हैं, लेकिन आज बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। अभी अभी हमको भाव निक्षेप की तरफ भी चलना है, भाव में भी ये आगम और नो आगम लगना है। अभी अपना उपयोग करते करते जाता है तो पकड़ में आता है कि अरे नो आगम से। और किस किस अपेक्षाओं से वर्णन होता है, देखिए, एक में दूसरा, दूसरे में तीन, तीन तीन, वो तीन में फिर उसमें से एक से तीन, इस और इतना करके भी और बहुत कुछ है। चलिए, बहुत काम का मतलब बहुत सूक्ष्मता से अच्छे से समझ में आ रहा है। जी स्मिता दोषी दीदी, म्हणजे वर्तमान पर्याय मध्ये दुसऱ्या गती में विद्यमान है, म्हणजे ह्याचा अर्थ नीट नाही कळला। इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ ये समझ लो कि देवगति का जीव है, तो वर्तमान पर्याय में कहा गया वो देवगति में है, देवगती और देवगति में है तो मनुष्य गति की अपेक्षा से अज्ञानी है। वर्तमान पर्याय में असं म्हणला ना, दुसरी गती में म्हणजे तो आलं जो लक्षात। जीव वर्तमान पर्याय में दूसरी गति में, मतलब मनुष्य गति को छोड़कर दूसरी गति में है। अगर कंफ्यूजिंग शब्द है तो वहां पर दूसरी गति का अर्थ लिख देना ब्रैकेट में, मनुष्य गति को छोड़कर दूसरी गति, या फिर वहां पर लिख दो बीच में मनुष्य गति को छोड़कर अन्य गति में है, ऐसा चाहिए तो लिख लेना। आप देखो, मैं तो आपको बेसिक ढांचा दे रहा हूं, आप उसको जितना डेवलप करना है डेवलप कर सकते हो। कुसुम दीदी इंदौर, कुसुम दीदी की नाम भैया के भरमार है हमारे पास, बोलो। वंदना भैया, हाँ जो दीदी, अपन मनुष्य गति में जीव आ रहा है वो जो संगी बनेगा उसकी चर्चा है ना। भाई मनुष्य में आ रहा है तो संगी ही बनेगा। लब्ध पर्याप्त, हाँ वो भी संगी रहेगा। हाँ, वो मनुष्य की चर्चा नहीं है, और वो तो संज्ञा पर, उसकी चर्चा यहाँ पर नहीं है जब न्यायिक की चर्चा चल रही है। खैर, हाँ अगर लब्ध पर्याप्तक पे लगाना है, ऐसा नहीं, निषेध नहीं कर सकते इसका, लब्ध पर्याप्तक पे लगाना है। मान लो लब्ध पर्याप्तक कौन सा, लब्ध पर्याप्तक चतुरेंद्रिय लब्ध पर्याप्तक है, और वो मर करके, जैसे कहा था ना कि अंतर मुहूर्त में उतने उतने क्षुद्र भव हो सकते हैं, तो मान लो लगातार लब्ध पर्याप्तक बन रहा है, अभी चतुरेंद्रिय लब्ध पर्याप्तक बना, उसके बाद में मनुष्य लब्ध पर्याप्तक बनने जा रहा है, तो लब्ध पर्याप्तक की अपेक्षा से क्या वो अभी अज्ञायक है और बाद में न्यायक बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। क्यों? क्योंकि चतुरेंद्रिय से 5 इंद्रिय में आ रहा है। भाव प्राण की अपेक्षा से देखा जाए तो इंद्रिय के 5 प्राण हैं, और 5 इंद्रिय प्राण से वो ग्रहण कर रहा है। एक दूसरा संदीपना में प्राप्त हो गया उसके पास, भले पूरा नहीं होगा, ठीक है ना। तो तुलनात्मक चतुरेंद्रिय लब्ध पर्याप्तक से मनुष्य लब्ध पर्याप्तक जब आ रहा है, ऐसे जीव की अगर आप विवक्षा कर रहे हो तो नो आगम द्रव्य में उसको भी फिट कर सकते हो, पर सब जगह पर लब्ध पर्याप्तक को ही लेना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, क्योंकि जीव है तो ज्ञाता है ही है। क्लियर है यहां तक? भावी क्लियर हो गया? हाँ, चलो अब चलते हैं तद व्यतिरिक्त की तरफ। अब पहले 2 चीजें बता करके हो गई, कौन कौन सी बता करके हो गई? नो आगम द्रव्य में न्यायक शरीर की चर्चा हो गई, और भावी पर्याय की भी चर्चा हो गई, भावी पर्याय की भी चर्चा हो गई। अब प्रभु जी प्रश्न है, पूछिए। नहीं, इसी में अगर जैसे कोई देव सम्यक दृष्टि से मिथ्या दृष्टि में आ रहा है, मतलब छोड़ के वहां सम्यक दृष्टि को छोड़ के, तो भी वो मतलब भावी वो एक नोगाम कहलाएगा। ऐसे कॉम्बिनेशंस नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे? क्योंकि एक विवक्षा सब जगह नहीं बनेगी। तो आप ये चार्ट निक्षेप किसका कर रहे हो, आप कथन किसका कर रहे हो? सम्यक दृष्टि का, या तो सम्यक दृष्टि का, या तो मिथ्या दृष्टि का, या फिर ऐसा जो मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि बन रहा है, या सम्यक दृष्टि से मिथ्या दृष्टि बन रहा है, तो जो चीजें लग जाएगी वो लग जाएगी। नहीं तो पहले न्यायक था और अब अज्ञायक हो जाएगा, तो कोई मतलब ही नहीं बनेगा उसका। जी ठीक।
क्योंकि सारा का सारा वर्णन न्यायक के, क्योंकि हम जीव द्रव्य को ले रहे हैं तो न्यायक की अपेक्षा से चल रहा है। चलो, अब हमने न्यायक शरीर भी देख लिया, भावी पर्याय भी देख ली। इसके अलावा भी ऐसी कौन सी चीज है जो पौद्गलिक होते हुए भी, क्योंकि चर्चा पौद्गलिक की चल रही है दो आगम में, पौद्गलिक होते हुए भी जीव को ज्ञान ग्रहण कराने में सहकारी होती है? कौन सी है, सोचो। किंतु वो जीव के साथ लगे होनी चाहिए, नहीं तो आप बोलोगे ग्रंथ, ग्रंथ को नहीं ले सकते यहां पर, जीव के साथ लगी होनी चाहिए। क्या क्या हो सकता है? रजनी दीदी कह रही है कर्म, बहुत बढ़िया। क्या अकेला एक कर्म ही है जो हमारे ज्ञान में सहायक है? गंगाल जी कौन सा रहेगा? और इंद्रिय और मन। इंद्रिय तो आ गए शरीर में, मन भी शरीर में आ गया, न्यायिक शरीर में आ गया। तो कर्म को छोड़ने के बाद और क्या रह गया जो हमारे ज्ञान प्राप्ति में कारण बन रहा है? कल्पना से दीदी। नो कर्म। नो कर्म, बहुत बढ़िया। देखो, कर्म और नो कर्म हमारे ज्ञान ग्रहण करने में फायदा कर रहे कि नहीं कर रहे, साधन बन रहे कि नहीं बन रहे? कर्म कैसे साधन बन रहा है? कर्म कैसे साधन बन रहा है? इस तरह से देखा दीदी? कर्म का क्षयोक्षम होने से ज्ञान प्राप्त हो, ज्ञानावरणीय कर्म तो क्षयोक्षम करने में कर्म की शक्ति लगती है क्या? शक्ति नहीं लगती। कर्म का क्षयोक्षम करने में जीव की शक्ति लगती है कि पुद्गल की शक्ति लगती है? अच्छी तरीके से समझना, बहुत महत्वपूर्ण विषय है ये। जब भी क्षयोक्षम होता है ये जीव की विशुद्धि की वजह से होता है। क्षयोक्षम जीव की विशुद्धि, मतलब ताकत किसकी लगी? जीव की लगी। तो क्षयोक्षम किसका काम है? जीव की विशुद्धि का काम है। क्या पुद्गल की ताकत है? पुद्गल की ताकत तो कर्म की ताकत, कर्म की ताकत तो ढकने की है, खोलने की नहीं है। ठीक है रविंद्र पिंजरकर जी, आप चल रहे हो किंतु संकुचित सोच रहे हो, और थोड़ा ज्यादा वाला सोचो, बड़ा वाला सोचो। कर्म का अनुदय। कर्म का अनुदय सर, साधन कैसा होगा? किसी का उदय अगर फल नहीं दे रहा है, अनुदय का मतलब फल नहीं दे रहा है, तो जो फल नहीं दे रहा है उसको साधन कैसे कहेंगे? सुनिका उकर कर दीजिए। कर्म के उदय में इंद्रियों की रचना होना, जैसे भावमन आदि द्रव्यमन तैयार होने वो के सब बाद शरीर में आ गया, शरीर में आ गया। और थोड़ा सा बताओ, शरीर में आप जैसा कह रही हो, क्या शरीर कर्म की अपेक्षा से बन रहा है, कर्म के उदय की वजह से बन रहा है? आप लोग घाती कर्मों के पीछे लगे हो, अघाती कर्मों को भी तो ढूंढो। शरीर नाम कर्म की वजह से, सुनीता दीदी आप जो कह रही उसी को थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं। शरीर किससे बना? पर्याप्तिया कहां से आ गई? पुद्गल वर्गणा उससे। बट पर्याप्तिया पुद्गल आहार वर्गणा, वर्गणा। आहार वर्गणा को खींचने की ताकत कौन दी? पूर्णिमा दीदी। आहार वर्गणा को तो नो कर्म वर्गणा देती है ना। अरे खींचने की ताकत किसने दी? पर्याप्तियां। हाँ, अब आप कह रहे हो सही। पर्याप्तिया मतलब पर्याप्ति आई कहां से? पर्याप्त नाम कर्म से। तो ये पर्याप्त नाम कर्म का क्षयक्षम होता है क्या उदय होता है? पर्याप्त नाम कर्म का क्षयक्षम होता है क्या उदय होता है? उदय होता है। और उदय मतलब उस कर्म का पूरा पूरा फल आया ना, मतलब कर्म के फल से, कर्म के उदय से कहो, कर्म के फल से कहो, कर्म के शक्ति से कहो, या कर्म को साधन रूप कहो, शरीर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? शरीर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है। वो शरीर बन रहा है, किससे बन रहा है? क्योंकि शरीर कहते ही, ध्यान से समझ लेना, शरीर कहते ही दो चीजें हो गई। एक 5 प्रकार का शरीर हो गया, 5 प्रकार का शरीर, उसमें से कार्बन तेजस को छोड़ करके बाकी 3 को तो नो कर्म वर्गणाओं से बना हुआ शरीर कह दिया। आहारक शरीर, वैक्रयिक शरीर
औदारिक शरीर, मतलब नो कर्म में ये 3 वाले शरीर आ जाएंगे और कार्बन तेजस की अपेक्षा से कर्म में आ जाएंगे। तो कार्बन वर्गना और तेजस वर्गना खींची क्यों गई? कर्म की वजह से खींची जा रही है। तो कर्म की वजह से क्यों खींची जा रही है? तो कर्म के उदय की वजह से हो रही है। तो कर्म का उदय ये सारी शरीर की रचनाओं में, पर्याप्ति में, खल भाग रस भाग बनाने में, वो न्यायिक शरीर बनाने में कारणभूत है या नहीं है? है। अच्छा, अकेले कर्म को अगर लेते और अगर नो कर्म को नहीं लेते, सोच करके देखो, अकेले कर्म को लेते और नो कर्म को नहीं लेते तो क्या होता? विग्रह गति में भी तो शरीर है ना, विग्रह गति में भी तो शरीर है। कौन सा शरीर है? तेजस और कार्बन और तेजस। विग्रह गति में आहारक शरीर है क्या? नहीं है। वैक्रयिक है क्या? नहीं है। औदारिक है क्या? नहीं है। किंतु विग्रह गति में कार्बन और तेजस शरीर है। पर कार्बन और तेजस शरीर के होने मात्र से, उसके उदय से जीव ज्ञाता बनेगा क्या? जीव का उपयोग लगेगा क्या? नहीं, उसके समझ में आने बात है? मतलब जब तक नो कर्म वाला शरीर जब तक नहीं होगा तब तक वो साधन रूप नहीं बन पाएगा। इसीलिए कर्म भी महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि वो नो कर्म को खींच रहे हैं, और नो कर्म भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वो साक्षात साधन बन रहे हैं। क्लियर हो गई बात? और इन दोनों का चर्चा ना भावी में थी ना न्यायिक शरीर में थी, इसीलिए कर्म और नो कर्म इनको तद व्यतिरिक्त, मतलब पहले 2 के व्यतिरिक्त इसको रख दिया। ठीक है, लिख दो तद व्यतिरिक्त के 2 भेद, कर्म और नो कर्म। अब यहाँ पर मंगल चीज को भी छेड़ा था। एक दीदी ने, नीलम दीदी ने मंगल की चर्चा की थी। आचार्य भगवान धौला जी में किस प्रकार से इसी को मंगल के साथ जोड़ रहे हैं, उसका एक उदाहरण मेरे सामने है, तो मैं आपको बता रहा हूं। बड़े ध्यान से सुनना, बड़ी पुण्य की बात है। आचार्य भगवान कह रहे धौला जी में, दर्शन विशुद्धि आदि 16 प्रकार के तीर्थंकर नाम कर्म, तीर्थंकर नाम कर्म के ही 16 भेद कर दिए, 16 भावनाओं के 16 भेद कर दिए। 16 प्रकार के तीर्थंकर नाम कर्म के कारण से जीव प्रदेशों के साथ में बंधे हुए जो तीर्थंकर नाम कर्म है, वो तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य मंगल कहलाएगा। नो आगम द्रव्य तो बनेगा क्योंकि कर्म है, तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति है, किंतु वो तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति क्या है? मंगल है। इसके साथ में वो मंगल को जोड़, मतलब किसकी चर्चा चल रही है? मंगल की निक्षेप चल रहा है। मंगल का निक्षेप से अगर कत्ल हो रहा है तो उसपे नो आगम द्रव्य किसे कहेंगे? तद व्यतिरिक्त दो आगम द्रव्य किसे कहेंगे? तो तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति को कहेंगे। और ये अभेद रूप वर्णन हो गया। और 16 भावना की अपेक्षा से 16 उसके जो भेद बनेंगे तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति के, वो 16 भेद भी वहां पर कर्म तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य मंगल बन जाएंगे। ऐसे ऐसे तो करो, ऐसे ऐसे कुछ तो करो। क्यों करना है? गर्दन क्यों हिलानी है? सरोज दीदी, गर्दन क्यों हिलानी है? गर्दन मोर्च नहीं आवे इसलिए गर्दन को हिलाना है कि नहीं? हाँ। समझ में आ गई बातें? चलिए, यहां तक की बातें क्लियर है। तो ये पूरा का पूरा द्रव्य, जितना भी हमको पता होना चाहिए द्रव्य की, बहुत सारी जानकारी आज इकट्ठा हो गई। अश्रुत पूर्व है कि नहीं है? अश्रुत पूर्व मिल गया कि नहीं मिल गया? बहुत बढ़िया। भूल गए थे तो भी मिल गया, नए सिरे से मिला तो भी मिला, क्योंकि सर्वार्थ सिद्धि में है। दुर्भाग्य से आप ये नहीं कह सकते कि भैया हमने पढ़ा ही नहीं था, क्योंकि उसका विटनेस मेरे पास है और अपनी पीडीएफ में भी है। तो उसको, पर पीडीएफ में ये सारी चीजें इतने डिटेल्स में नहीं है। वहां पर सम्यक दर्शन की अपेक्षा से, क्योंकि मुख्यता से पहले अधिकार में, पहले अधिकार मतलब तत्वार्थ सूत्र के पहली अध्याय में सम्यक दर्शन का वर्णन है, इसलिए वहां पर निक्षेपों को भी सम्यक दर्शन के साथ घटित किया है और बेसिक में किया है। अगर आप उसको चाहिए तो और सम्यक दर्शन को और भी इतना आगम द्रव्य नो आगम द्रव्य आदि में कर सकते हो। द्रव्य की चर्चा ठीक हो गई? हो गई।
चलिए भाव की चर्चा आगे करेंगे, क्योंकि आज अभी आचार्य भगवान यहाँ पर विराजमान हो चुके हैं। तो हम लोग आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छाकार करते हुए यही पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।